नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोरी। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस जहां उपचुनाव में जीतने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही है, तो वहीं 2018 में करारी शिकस्त झेलने वाली बीजेपी की प्रदेश इकाई को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सवाल ये, क्या प्रदेश बीजेपी में कोई परिवर्तन होगा? अगर चेहरा बदला जाएगा तो बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी सत्ता में लौटने तो कांग्रेस सत्ता में बने रहने की जुगत में है। इन सब के बीच चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में जीतना या हारना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाती है और तब से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव को छोड़कर बीजेपी 4 उपचुनाव, 3 बार नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भी करारी हार का सामना करती है। तो सवाल उठने लाजमी है। लगातार मिल रही चुनावी हार से बीजेपी के भीतर बदलाव की बयार तेज गति से बहने लगी है। बीजेपी में नए चेहरों को मौका देने की चर्चा हो रही है, तो वहीं युवा भी खुद को मौका मिलने का इंतजार करने लगे हैं। प्रदेश प्रभारी का हालांकि ये कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी कह चुके हैं कि बीजेपी के पास बहुत से चेहरे हैं, जिनमें से एक चेहरा वो खुद भी हैं। इसके चेहरे पार्टी चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जब चुनाव लड़ेगी, हमारे नेताओं ने बोल चुका है, मुझे लगता है बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चुनाव होने के बाद में विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, केंद्रीय हमारे पर्यवेक्षक आते हैं और पर्यवेक्षक आने के बाद में बहुमत दल के विधायकों से बात की जाती है। जो नाम आते हैं उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। इसलिए कांग्रेस जो बार बार चेहरे की बात करते हैं ना, अभी उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे से कांग्रेस चुनाव लड़ी है, बाकी प्रदेशों में किसके चेहरे से चुनाव लड़ी है, तो कम से कम सूपा बोले तो बोले, चलनी तो मत बोले। जिसका 100 जगह छेद हो और कांग्रेस बोले तो उसके मुंह से शोभा नहीं देती। नेतृत्व परिवर्तन की बात सुनकर बीजेपी के नेता अपने अपने स्तर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हाईकमान भी सर्वे और बाकी माध्यमों से 2023 के चुनाव में चेहरे की तलाश में जुटे हैं। हालांकि तमाम सर्वे और बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व विचार नहीं कर पा रहा है। इसकी बड़ी वजह जातिगत समीकरण भी हो सकते हैं। दरअसल पार्टी में ओबीसी और एसटी के नेता अपनी बिरादरी से मुख्यमंत्री की मांग कई बार उठा चुके हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी भूपेश बघेल की काट ढूंढना चाहती है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी में चेहरे को लेकर छिड़ी रार पर सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा है। सवाल ये है कि अगर प्रदेश बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व परिवर्तन के मूड में है, तो हाईकमान का फैसला क्या होगा? बड़ा सवाल ये भी है, क्या चौथी बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शुरुआत में नितिन जी आप से कर रही हूँ। देखिए, बीजेपी में इस वक्त चेहरे को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर चेहरा कौन होगा। रमन सिंह तो कह रहे हैं कि मैं भी उस लिस्ट में हूँ, मैं भी चेहरा हो सकता हूँ। हालांकि जो डी पुरंदेश्वरी है वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि केवल कमल ही हमारा चुनाव चिन्ह होगा, उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा। नितिन जी। जी, मेरा ऑडियो नहीं है? जी बोलिए सर। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े सारे नेता इसके अवसाद में है। लगातार मिल रही हार की वजह से आपके चिंतन और इन सबका विषय तो है ही इनके लिए कर ले, पर चेहरे की जहां तक जो बात हो रही है, मुझे अभी याद आता है 2 या 3 दिन पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 15 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहे, जो कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्होंने
पत्रकारों ने सवाल में कहा कि बहुत से लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं और बहुत से लोगों ने कुर्ते सिलवा लिए हैं। मैं ये बता दूं वंदना जी आपको कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है 36 गुटों में बटी है, तो ये 36 कुर्ते किस टेलर के पास सिलने के लिए दिए हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह शायद मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। देखिए लगातार वंदना, आप एक खुद देखिए, आप काफी समय से मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, आपको इस बात की जानकारी होगी कि हम पंचायत से लेकर विधानसभा के चुनावों की बात करें, नगरीय निकायों के चुनाव की बात करें, नगर पंचायतों के चुनाव की बात करें, सभी में बीजेपी बुरी तरीके से पिटी है। खैरागढ़ में क्या कहा था, आपकी डिबेट में बैठा था मैं, खैरागढ़ के चुनाव से पहले इन्होंने ये कहा था कि ये हम सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, फिर फाइनल खेलेंगे। तो मुझे ये बताओ बतना, जो सेमीफाइनल हारता है क्या वो फाइनल खेलता है? तो ये तो ऐसे ही आप लोग चुके हैं और जनता ने रिस्पेक्ट कर दिया है। अनिल द्विवेदी जी, देखिए दिक्कत तो है बीजेपी के साथ, क्योंकि 2018 के बाद से लगातार कई चुनाव बीजेपी हार रही है। उसके बावजूद भी अभी आपसी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इतने सारे दावेदार हैं जो सीएम फेस बनना चाहते हैं पार्टी में, कैसे मुकाबला होगा कांग्रेस से? देखिए मैडम, ये बात तो सही है कि 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए भाजपा संघर्ष कर रही है। इसके लिए उसने सरकार के खिलाफ कई मोर्चे भी खोले हैं। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे ने बड़ा आंदोलन किया, इससे पहले युवाओं ने आंदोलन किया। तो ये चीजें हैं कि बीजेपी सक्रिय जरूर हो रही है। लेकिन जहां तक चेहरों की बात है, तो ये देखिए सवाल कांग्रेस के समय भी था, जब वो यहाँ पे विपक्ष में थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में कांग्रेस थी, तब भी उसके पास चेहरों की एक समस्या थी। तभी तो पार्टी 15 साल सत्ता में नहीं आ सकी। और लेकिन जब उसके पास अच्छा चेहरा मिला, भूपेश बघेल जैसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मिला, तो उन्होंने संघर्ष करके और चुनौती देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाई। तो चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह अपने आप को सांस्कृतिक तौर पर, क्षेत्रीयतावाद के तौर पर, जिस तरह उन्होंने जनता के जननायक की छवि बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक चुनौती है कि वो भूपेश बघेल के समकक्ष कौन सा चेहरा सामने। बिल्कुल अनिल जी, और चुनौती इस बात को लेकर भी है कि जातिगत समीकरणों को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी से आते हैं रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब जो एसटी और ओबीसी के नेता है बीजेपी के, वो चाहते हैं कि उन्हीं को नेतृत्व दिया जाए। बिल्कुल, देखिए लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी ऐसा नहीं है, बीजेपी के पास बहुत से अलग अलग क्षेत्रों से भी चेहरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इसे मोहरे के तौर पर किसको सामने लाना चाहते हैं। आप ही बीजेपी ने प्रयोग किया, आदिवासी चेहरे के तौर पर प्रयोग किया। विष्णुदेव साय सीधे सरल नेता हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पार्टी में आग नहीं आ सकी, वो पार्टी समर्थन नहीं ले पाई जनता के बीच जाकर के, जो उसको कर लेना था। पर 1.5 साल का समय है और यदि हम और आप न भूलें, जनता भी ये मानती है कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा केडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन है वहाँ पर। उसके पास वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि संघ परिवार भी साथ में उससे खड़ा होता है। तो उनके काम जमीनी स्तर पर होते हैं। पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है और फिर अंत में जाकर के केंद्रीय नेतृत्व तैयार करता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भाई चाहे वो कांग्रेस के समय रहा हो, चाहे 2003 में बीजेपी जब चुनाव लड़ी तो कोई चेहरा सामने नहीं था। वो सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ी और पार्टी जीत करके आई और फिर सरकार में आई। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, क्योंकि कहा जा रहा है कि चेहरे पर रहा है कई दावेदार। हाँ देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और ये कांग्रेस का जहां तक सवाल है वो नेता आधारित पार्टी है। इसलिए चेहरा नेता कौन होगा या गांधी परिवार ही जिंदगी भर लीड करेगा, नेतृत्व करेगा, ये सब कांग्रेस की प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी तो विशुद्ध रूप से एक सांगठनिक प्रक्रिया, सांगठनिक है, एक संगठन आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री, प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता है और सभी लोगों की संभावना रहती है कि वो व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जहां तक 2023 का सवाल है, हमारे लिए चुनौतियां नहीं, हम सामूहिक नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ेंगे। माननीय मोदी जी का जो वर्चस्व है, माननीय मोदी जी का जो चेहरा है, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कमल फूल हमारा निशान है। मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा इसलिए कि देखिए ऐसा है कि 2003 जो पहला चुनाव हुआ था इस प्रदेश के अंदर में, हम विपक्ष में थे, लोग हमको कहते थे कि पार्टी समाप्त हो गई है, माननीय अजीत जोगी ने तमाम लोगों को तोड़ दिया था। आपने देखा कि हम
कार्यकर्ताओं के आधार पर हमने चुनाव लड़ा और उसके बाद एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जिसको पार्टी नेतृत्व ने बनाया, डॉक्टर रमन सिंह को बनाया। 15 साल तक निर्बाध गति से हमारी पार्टी में हमारी सरकार चलती रही, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं आया। विवाद और कांग्रेस एक दूसरे की पहचान है। 3.5 वर्षों के तमाम प्रकार की। नहीं तो बताइए ना, इस बार रमन सिंह चेहरा नहीं होंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को ही नहीं समझ पाएंगे। सुन रही हूँ मैं आपकी बात। चेहरा देना जरूरी कहीं संविधान में लिखा है क्या? अरे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में जो पहले से मुख्यमंत्री रहा है, जिसने इतने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है, क्या वो चेहरा नहीं होंगे? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना सर। हाँ या ना? आप उल्टा सवाल कर रही है। नहीं, आपको सवाल पूछना ही नहीं आ रहा। जनता समझना चाह रही है ना आपसे। जनता नहीं तो सवाल समझिए ना। आपके पास जवाब नहीं है तो आप सवाल उठाएंगे। देखिए डिबेट को खराब मत करिए। हाँ या ना? रमन सिंह चेहरा होंगे कि नहीं होंगे? कानून नहीं है, ये आपका कानून नहीं है कि हाँ या नहीं। जब हम मुख्यमंत्री आज ये बताइए सर, आपके पास जवाब नहीं है। ये बताइए 2018 में कांग्रेस चुनाव लड़ी, कौन चेहरा था? बताइए आप, बताइए। चलिए, क्या मतलब है? आपकी पार्टी तो बताती है ना चेहरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ या नहीं, कौन चेहरा था 2018 में? एक नाम बताइए। ये बढ़िया है सर, एंकर से सवाल कीजिए, सवाल का जवाब मत दीजिए। आप यदि गलत सवाल करेंगे तो मैं तो गलत क्या है इसमें? इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं ना आप। आपको मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि 2018 में कांग्रेस के नेता बता दें। आप छोड़िए, मैं कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूँ कि 2018 में क्यों पूछ रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अरे तो मैं दे रहा हूँ, यदि आप उल्टा प्रश्न मेरे से करेंगे तो मैं कह रहा हूँ ना, हम विपक्ष में हैं तो उल्टा जवाब देंगे आप। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारा चेहरा होना ही आवश्यक है। हमारे यहाँ तमाम प्रकार के लीडर हैं, तमाम प्रकार के नेता हैं, हम विपक्ष में हैं। इतना सरल भाषा में जनता के मन में होगा ना सर, अगर पिछले साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, तो चाहते होंगे कि रमन सिंह को फिर से चुना जाए, या तो आप कहिए कि नहीं चाहती जनता रमन सिंह आए। तो जनता के मुख्यमंत्री तय नहीं करती, जनता विधायक तय करती, विधायक दल उसको तय करता है, राष्ट्रीय नेता तो तय करता है। यही तो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, बोलिए नितिन जी, बोलिए। हाँ, जब हम सत्ता में होते हैं, समझाइए, जनता को समझाइए, लगातार हार रहे हैं आप लोग। समझाने की ठीक है सर, आपको समझने की आवश्यकता है, जनता की नब्ज पकड़ने की आवश्यकता है। रुकिए, मेरे को मुझसे उलझने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपका जमीन पर काम करिए। एंकर हमेशा सही होता है। नितिन जी एंकर हमेशा सही होता है। अरे आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बोलिए, आप सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, तो मत बोलिए। आपके पास से सवाल को आप जवाब करिए। नितिन जी आप बोलिए। ये अवसाद में है 15, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये अकेले संजय श्रीवास्तव। अरे बात बता दो, 2018 था भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे नेताओं की यही स्थिति है। 2018 में आपका चेहरा कौन सा था? भरे पड़े हैं, अंदर भरे पड़े हैं, सबके सब, सारे के सारे इतने भरे पड़े हैं, इतने कष्ट में है कि अब इनको कुछ भी पूछो। और दुखती कष्ट में यदि आपने, अरे मैं पूरा डिबेट करूंगा, मेरे जैसा आदमी 3 घंटे करेगा, 3 घंटे, लेकिन मुद्दे को डिबेट करूंगा। संजय भैया 2018 में चेहरा कौन था? 2018 का चेहरा मुद्दा क्या है बताइए ना संजय श्रीवास्तव जी, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा बताया गया आपको? संजय जी मुद्दा क्या है? यही है ना कि सीएम में दोनों का बीजेपी आपने चेहरा डिक्लेयर किया करे तो इस तरीके से आप लोग जवाब देके उसको दबाने का नहीं चलेगा। मैं नाराज नहीं करूंगा, लेकिन सही सवाल करूंगा, उसका जवाब आप नहीं। मुद्दा तो यही है ना, मुद्दे का जवाब नहीं आपके पास, आप पढ़कर नहीं आए फिर। एक सेकंड 15 सीटों में रह गए। मैं कांग्रेस के नेता से पूछा हूँ 2018 कौन किसका बताइए। विधानसभा के उपचुनाव बताइए, कष्ट तो होगा, जवाब आ जाएगा, जो बोलेंगे मैं मानूंगा। क्या टिफिन लेके चलो अभियान क्या चलाया है संजय भैया कि घर से टिफिन का खाना बनाकर आप अनिल द्विवेदी जी अगर ये बता देंगे कि रमन सिंह चेहरा होंगे नहीं होंगे तो दिक्कत क्या है उसमें? या तो कह दीजिए हाईकमान तय करेगा, बात खत्म हो जाएगी। अरे तो आपको तो मालूम है। संजय जी आपसे बात नहीं कर रही हूँ सर, रुकिए आप वही कह रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा। अनिल जी बोलिए, कह रहा हूँ, अनिल जी बोलेंगे, रुकिए। जी नहीं तो कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे हैं जब मेरी बारी है? तो आपकी बारी नहीं है ना, नहीं सुनता है सवाल हो रहा है, लगातार भाषण करने के लिए नहीं बुलाया आपको। अपनी बारी में बोलेगा। अनिल जी से सवाल किया, जवाब अनिल जी से सवाल किया, आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए। अनिल जी बोलेंगे। मुझे सवाल दोहरा दे, मैं सवाल नहीं सुनता है आपका। अनिल जी अगर रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे नहीं होंगे, ये बात बताने में दिक्कत क्या आ रही है? देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि मैं भी उस लिस्ट में हूँ, तो इन्हें क्या तकलीफ हो रही है बताने में?
नहीं, देखिए 15 साल मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हैं, 15 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है। और बीजेपी ने एक सिद्धांत बनाया था कि एक व्यक्ति को एक पद देंगे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसलिए अब कार्यकर्ता भी, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता, उनका एक वर्ग चाहता है कि नया चेहरा कोई सामने आना चाहिए, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में तीसरा चुनाव आप हार चुके हैं और फिर वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए पार्टी का जो नियम सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, उसको ध्यान में रखते हुए आपको नया चेहरा इस चुनाव में देना चाहिए। ये कौन होगा, ये पार्टी का अंदरूनी विषय हो सकता है, संगठन तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। ऐसा नहीं है कि पार्टी बगैर चेहरे के चुनाव नहीं लड़ सकती। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, इससे पहले भी उसका चुनाव लड़ा, 2003 में कौन सा चेहरा सामने था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी आपने चेहरा दे दिया, उसके आधार पर आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चुनौती जो बीजेपी के सामने रखी है, सांस्कृतिकवाद की जो चुनौती रखी है, क्षत्रियतावाद की जो चुनौती रखी है, छत्तीसगढ़ियावाद की जो चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी है, जो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उतरे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर सामने आए हैं, इनके सामने बीजेपी का कोई चेहरा फिलहाल अभी मजबूती के तौर पर नहीं आया है सामने। ऐसे में रमन सिंह को सामने करना निश्चित तौर पर बीजेपी में जो एक अंदरूनी उफान है, जो एक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं उनके चेहरा, सोशल मीडिया पे आप चले आइए, भाजपा कार्यकर्ता रमन सिंह पर गुस्सा उतार रहे हैं। तो और यदि आप 3 चुनाव हार रहे हैं, इस 3 चुनाव यदि पार्टी हार रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज भी संगठन में रमन सिंह की जो टीम थी वही काम कर रही है। तो आपको चेहरा बदलना होगा, नए चेहरे सामने लाने होंगे, नई योजना और रणनीति बनानी होगी, तब आप 2023 का चुनाव जीत सकते हैं। ठीक है, आकलन तो कर रहे होंगे संजय जी, हार के कारण क्या रहे? देखिए ऐसा है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सवाल मैं जो जवाब दूंगा उसको शांति के साथ में सुनिएगा। मेरी फितरत नहीं है इस तरह की बात करने की। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, जो आपने प्रश्न किया उसको मैं बता रहा हूं, और वही जो मैं कह रहा था अनिल द्विवेदी जी ने कहा। आज हम विपक्ष में हैं, आप कुछ नहीं, चेहरा कौन होगा या नहीं होगा ये मैं तय नहीं कर सकता, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ये बात तो आप कह सकते थे। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा था, आपने सुना नहीं, वही बात, फिर वही आप बीच में बोल रही हैं। बोलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए सर। भाई मुझे आपने बुलाया बोलने के लिए, मेरी बात को सुनिए। तो बोलिए ना, आप मुद्दे पर बोलिए ना। अरे आप मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा। आपने सवाल क्या किया, हार के कारण क्या रहे, आप क्या बोल रहे हैं? हार के कारण नहीं है, कोई हार नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक लाइन में जवाब नहीं हारे आप। एक लाइन में जवाब नहीं होता इसका हार का कारण। सुनिए, ऐसा है, जिस प्रदेश में, जहां से मध्य प्रदेश में सरकारें बनती थी कांग्रेस की, ये कभी कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, इसको हमने तोड़ा है, राज्य का निर्माण हमने किया। 3 चुनाव लगातार, कांग्रेस बता दे कि मध्य प्रदेश में या कहीं भी देश के अंदर में 3 चुनाव 4 चुनाव कभी इन्होंने जीता है? देखिए ऐसा है, जिस राज्य में जिस दल की सरकार होती है, कमोवेश 90% रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए पुराना इतिहास, कि उपचुनाव लगभग उनके फेवर में जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, मैं नितिन मंसाली आप पूछेगा, मैं डायरेक्ट नहीं पूछता हूं कि 2018 में उनने किसको प्रोजेक्ट किया था मुख्यमंत्री का? नहीं किए थे, 4 लोग थे, 1 अनार 100 बीमार, और कहां तक फिर बीच में बोला, मना करिए। आज भी 2.5 साल के बाद क्या स्थिति है? छुपा हुआ मामला है, एक हेलीकॉप्टर इधर, एक हेलीकॉप्टर इधर। भूपेश बघेल अपने पूरे मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ में गांधी परिवार के चरण में जाकर बैठ गए कि मेरी कुर्सी बचाइए। ये सरकार चल रही है। हमारे 15 साल में कभी नहीं रहा। चुनाव में जीत हार होती है, लोकतंत्र में हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और चेहरा कौन होगा ये सामूहिकता के साथ में चलने वाली पार्टी है। अनिल जी ने अपने विषय को रखा, कार्यकर्ता अपने विषय को रखते हैं, अंतिम फैसला उनको करना है। लेकिन आज हमारे सामने आपकी पार्टी में कुर्ते क्यों सिलवाए जा रहे थे? कुर्ते क्यों उतरवाए जा रहे थे? अरे जिनके कुर्ते में तो सबूत लेकर घूमते थे, उनका जेब फटा हुआ है, सबूत लेकर घूमते थे। जीरम की घटना है, मैं तो समझा नहीं कौन से कुर्ते उतर रहे थे, कौन से कुर्ते उतर रहे थे। पहले ये बता दें कि 2018 में मुख्यमंत्री किसको प्रोजेक्ट किया था? संजय भैया, वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा है, सबूत गिर गया नीचे। आज कम से कम जीरम की आज बरसी है, सच बोल रहे कि सबूत लेकर घूम रहे थे जब प्रदेश अध्यक्ष कहाँ गिर गया? थाने पर कि मेरा सबूत गिर गया। किसकी छूट है? ऐसा है। हाँ, सरकार भूपेश बघेल की सरकार 3.5 साल में आप रही सरकार टीएस बाबा को बुलाकर पीछे क्या वादा हुआ था? क्या 2.5 साल का फॉर्मूला था? केवल लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जातिगत को साधेंगे। 27% से आरक्षण की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की है। भूपेश बघेल जी ओबीसी से आते हैं,
आज तक लोगों के साथ में बेईमानी हो रही है, 2.5 साल हो गए आरक्षण नहीं हो रहा है, और आपने झंडे के नीचे स्वतंत्रता दिवस के खिलाफ घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को 27 बेईमानी हो रही है सरकार के साथ। यहाँ सवाल के जवाब हो गए, केवल लोगों को बेवकूफ बनाकर आप ही लोगों को मिला ना सरकार चलाने का जी, सबसे ज्यादा वक्त तो आप ही को दिया ना जनता ने सरकार चलाने का। जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो सरकार चलाएगा, और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस का 58 साल इसलिए रही क्योंकि उस समय विकल्प नहीं था। आज भरे विकल्प में हमको 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया आशीर्वाद, फिर हम आएंगे, हमारा विश्वास है। 3.5 साल में इनकी करतूतों को देख लिया, शराबबंदी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 27% देख लिया है। इसलिए हम इंतजार करेंगे, पूरी पार्टी लड़ेगी, समस्त लोग मिलकर लड़ेंगे, और जीत हार होती है, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। यदि कहीं कोई कमी रह गई, कहीं दिक्कत नहीं है, फिर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम वो लोग हैं जो शून्य से स्टार्ट हुए थे, हमको कहीं मिला नहीं, हमको सौगात में नहीं मिला। देश की आजादी के बाद से जाके प्रधानमंत्री पर बैठ जाइए, हमने जनता का विश्वास हासिल किया है, जनता का विश्वास हासिल किया है। बिल्कुल पक्ष चलता है, लेकिन कांग्रेस समाप्त हो गई है। उनके लिए काम करना है तो पावर में आना भी जरूरी होता है। अनिल जी मैं फिर से सवाल दोहरा दें। अगर जनता के लिए काम करना है तो पावर होनी भी जरूरी होती है ना। देखिए, पावर का निश्चित तौर पर पावर एक फैक्टर होता है यार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास पावर नहीं है। केंद्र सरकार में उन्हीं की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने है। लेकिन मैंने फिर कहा कि छत्तीसगढ़ और जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, पार्टी को वहाँ पे एक अलग तरह के चेहरे सामने लाने होंगे। और देखिए, बीजेपी में 2023 में तैयारी है उसकी विधानसभा चुनाव में जाने की, और देखिए जो सबसे बड़े देखिए आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं, हम जनता के साथ कितने खड़े हैं। अभी जनता ये कह रही है कि बीजेपी के जो आंदोलन हो रहे हैं वो बहुत जनता के करीब नहीं है, जनता को दिल जीतने वाले या जनता के विशेष काम आने वाले नहीं है। अब मैं आज ही देख रहा था, कांग्रेस का जबरदस्त बयान आया बीजेपी की एक स्ट्रेटजी पर। बीजेपी ने बोला हम किसानों के साथ बैठकर टिफिन खाएंगे। भाजपा कांग्रेस ने जबरदस्त बयान दिया, उसने बोला कि आप टिफिन खाते रहिए, हमने उनके साथ गोरेबासी खा लिया। अब गोरेबासी छत्तीसगढ़ के किसान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तो कांग्रेस ने जिस तरह से मुद्दों को हड़पा है और बीजेपी उसके सेकंड नंबर पे आ रही है, ये बीजेपी के चिंता परक होना चाहिए कि आप नारा क्या दे रहे हैं, आप नेतृत्व किस तरह कर रहे हैं, आपकी रणनीति किस तरह बन रही है। नो डाउट बीजेपी अनुशासन है बहुत अच्छी हो सकती है, उसके कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, नेता बड़े आलाकमान के हिसाब से चलते हैं और वहाँ पर आलाकमान संयुक्त फैसला करता है। लेकिन ये जनता है, जनता को ये भरोसा दिलाना होगा कि बीजेपी जो 15 साल सरकार में रही वो आज हमारे विपक्ष के तौर पर हमारे मुद्दे उठा रही है। सरकार की बहुत जगह असफलता है, ऐसा नहीं है, भूपेश बघेल की बहुत जगह सरकार की असफलता है। बेरोजगारी भत्ता बीजेपी कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं दिया, चुनावी वादा पूरा नहीं हुआ, और ये वादा उन युवाओं से जुड़ा हुआ है जो इस प्रदेश में 40% की ताकत रखता है। तो इस युवा के लिए बीजेपी क्या कर रही है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर के आपने कितने आंदोलन किए, क्या कांग्रेस उसको देने के लिए मजबूर हुई। ये तमाम तरह की असफलताएं बीजेपी की हैं। अभी 1.5 साल का समय है, समय बीता नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी, अपना नेतृत्व, अपना नेता नए सिरे से संभालना हो। ठीक है, बोलिए। देखिए ऐसा है, अनिल जी ने चिंता करके फोकस किया निश्चित रूप से, और जिनसे अपेक्षा होती है उसी को जनता चाहती कि ये फ्रंट लाइन पर आना चाहिए, अर्थात जनता को ये विश्वास है कि बीजेपी को सामने आना चाहिए, अर्थात कहीं न कहीं हमसे लगाव है क्योंकि हमने 15 साल यहाँ पर काम किया है, 3.5 साल तक हमने विश्वासघात नहीं किया जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो अब अनिल जी ने कहा, बेरोजगारी भत्ते की बात है, शराबबंदी की बात है, या फिर स्व सहायता समूह बहनों की ऋण माफ करने का मामला, या फिर 27% आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग की भावनाओं के साथ में जिस तरीके से खेलने का काम, आज 2.5 साल हो गए, 15 अगस्त 2019 को उन्होंने घोषणा की थी, आज पसीने छूट रहे हैं उस आरक्षण को करने के लिए। जहां तक गोरेबासी का एक सवाल आया, अनिल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कहीं दिक्कत नहीं है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन ये गोरेबासी कहाँ खा रहे थे, होटल में चम्मच से खा रहे थे, इसको भी हमने सामने लाया आम जनता के बीच में। बीच में मत बोला करो भाई, क्यों बोलते हो बीच में, अरे मत बोलो ना बीच में, क्यों बोलते हो आप, आपकी बारी, अरे आपकी बारी है तो बोलना। एक सवाल सुनो, ये एक सवाल आपसे पूछा और जवाब देंगे, 2018 में आपका चेहरा कौन सा था मुख्यमंत्री का, नहीं बोल पाया। सुनो तो ऐसा है कि हर एक छत्तीसगढ़िया
हर एक छत्तीसगढ़िया हजारों साल से जानता है कि वो भौर खेलता है, गेड़ी खेलता है, बोरेबाजी खाता है। ये बेवकूफ बनाने का जो तरीका है ना, अब जनता समझ ली। पहले दूसरे तीसरे साल लोगों को लगता था नहीं यार सरकार काम करेगी, अरे शराब बंद कर देगी, सबको वोट मिला महिला का, हो गया। शराबबंदी को संस्कृति बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है। बेरोजगारी बच्चे के नाम पर बोलते हैं। हो जाओ भैया, चुप हो जाना, क्यों आप बोल रहे हैं? शराबबंदी का फैक्टर है क्या? अरे तो शराब बंद कर दी है क्या? मैं तो इतना जानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं। शराबबंदी का मतलब शराब बंद होना चाहिए, लेकिन वहां पर शराबबंदी है कि नहीं है? अरे अब फिर वही आप बीच में बोलते हैं। बोलिए, पूछिए, मैं जवाब बंद करो, है ना? कल कर दो, कल बंद करिए, कमेटी की जरूरत है, कल बंद करिए, कल बंद कर दिया। मैं मुख्यमंत्री का स्वागत करूंगा। ठीक है, घोषणा करेंगे, नहीं घोषणा करेंगे, घोषणा की जरूरत है, ठीक है, आवाज बंद कर दीजिए। नितिन जी लास्ट कमेंट आपसे, नितिन जी 30 सेकंड। ठीक है नितिन जी, आप सिर्फ घोषणा पत्र की, जब घोषणा पत्र की बात कर रहे 36 में से 28 वादे पूरे हो चुके। इस सरकार ने खराब नहीं किया, हम हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए संस्कृति है। 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। अब जनता फैसला करेगी कि किसने काम किया है, किसने वादा खिलाफी की है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के अंदर जो दावेदार है वो भी एक एक करके अब खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार सीएम चेहरा बदला जा सकता है, परिवर्तन होगा, क्योंकि लगातार 2018 के बाद से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या परिवर्तन किया जाएगा, कैसे भी मुकाबला भूपेश बघेल से होगा, क्योंकि उनकी नीतियों को भी जनता पसंद कर रही है। ये लगातार निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और उपचुनावों में भी सामने आया है। ऐसे में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, नजर रहेगी। नमस्कार।